हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर जी आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, उससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 9 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का शिक्षण पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, बीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिए हैं। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्लास से संबंधित जो टाइम टेबल होता है, जो क्लास पीडीएफ होती है और जो पेपर कटिंग होती है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है, जिसमें आप अपने एडुकेटर के साथ इंगेज होकर डिस्कशन करके क्वेश्चन पूछ के क्लास से संबंधित जो भी डाउट होता है आप उसको क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, इसमें आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है, जिसमें डेली बेस के आधार पर आपको पीटी और मेंस का टेस्ट दिया जाता है। इसके माध्यम से आप टाइम टू टाइम अपने प्रिपरेशन को जज करते रहते हैं। तीसरा, आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है, जिसके तहत एक निर्धारित समय में आपके यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा प्रारंभ किए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी, मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन लेकर आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। जीएस का अनअकैडमी का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का है और दूसरा जो है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 49,500 का है और 24 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन 72,000 का है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 12 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है वो 44,550 और 24 मंथ का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 64,800 में प्राप्त होगा। इसी प्रकार आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 74,500 का है और 24 मंथ का यह 1,15,750 का है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 12 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 67,050 और 24 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन 1,04,175 में आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ क्या है कि आप अनअकैडमी के कम्बो पैक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप प्लस कोर्स ऑप्शनल पेपर और जीएस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन 88,705 का है और 24 मंथ का यह 1,31,510 का है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको यहाँ भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यदि आप जीएस और ऑप्शनल पेपर दोनों का प्लस कोर्स लेते हैं तो यह 12 मंथ का जो है 70,103 का है और 24 मंथ का जो है यह 99,680 का है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट को पा जाएंगे। और आप अनअकैडमी के द्वारा जो नए बैचेज की शुरुआत हो रही है वो 18 फरवरी से हो रही है, तो 6 मंथ का बैचेज हो रहा है। दूसरा, 2022 के लिए 1 ईयर का वर्ष है और 2023 के लिए 2 सालों का है और एनसीईआरटी आधारित यूपीएससी प्रीलिम्स पर केंद्रित बैचेज है। इसमें से किसी भी बैच का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अपने टाइम के हिसाब से अपने घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं और अनअकैडमी के मार्गदर्शकों के नेतृत्व में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और अनअकैडमी के द्वारा जो नेक्स्ट अनअकैडमी समिट 2 का आयोजन होगा वो 20 और 21 फरवरी को हो रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट करें और रजिस्टर्ड करें अपने आप को, ताकि आपको देश के जाने माने जो पॉलिटिशियन है उनसे, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे, जो खेल की हस्तियां हैं उनसे और जो विभिन्न सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्र की हस्तियां हैं उनसे रूबरू होने का अवसर मिलेगा। और प्रशासन के क्षेत्र में क्या चुनौतियां, एक सफल प्रशासक कैसे बने, कैसे यूपीएससी को क्रैक करे, इन सब बारे में आपको बताया जाएगा। तो आप इसमें रजिस्टर्ड करें अपने आप को
और साथियन एकेडमी का जो नेक्स्ट कॉम्बाट है ये जो है 28 फरवरी को होने जा रहा है। इसकी टाइमिंग 11 AM है। इसमें भी इनरोल करने के लिए आप अपने को इनरोल करने के लिए मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करें। तो आप ये जो कंपटीशन है उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे तो इंडिया लेवल पर अपने आप के प्रिपरेशन को जज कर पाएंगे। पूरे इंडिया के IAS एस्पिरेंट इसमें भाग लेते हैं और फिर आपको इसमें बहुत सारे प्राइजेस जीतने का भी अवसर मिल जाएगा। तो आइए एक बार फिर से सभी का आधुनिक भारत के इस सीरीज में आपका स्वागत है। और आधुनिक भारत के इस सीरीज में आज हम जिस टॉपिक का चर्चा करेंगे या आज से जिस टॉपिक की चर्चा होगी वो आपको सबसे महत्वपूर्ण सेक्शनों में कहा जाएगा, क्योंकि जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक बेसिकली क्या है कि पूरे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नेचर के समझ को विकसित करने में आपका मददगार होगा। तो हम इसीलिए पहले स्वतंत्रता आंदोलन पर ना जाके सबसे पहले उन्हीं चीजों पर जाएंगे। तो आज से हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे उसको हम लोग कहते हैं, टॉपिक का हेडिंग हो जाएगा ब्रिटिश भारत का जो आर्थिक इतिहास हो जाएगा। ब्रिटिश भारत का आर्थिक इतिहास जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आर्थिक इतिहास के बारे में ब्रिटिश भारत का आर्थिक इतिहास पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन सा टॉपिक होगा ये हम आज लिखेंगे पहले, लेकिन टॉपिक को रिलेट करने के लिए अब तक हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं, अब तक हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं वो एक बार संक्षिप्त में हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग अब तक जो इसमें कवर कर चुके हैं, पहला टॉपिक जो उत्तरवर्ती मुगल है, तो उत्तरवर्ती मुगल शासक को हम लोग कवर कर चुके हैं। इसमें न केवल उत्तरवर्ती मुगल को कि 18वीं शताब्दी के जितने भी क्षेत्रीय राज्य थे, 18वीं सदी के क्षेत्रीय राज्यों के बारे में हम लोग कवर कर चुके हैं, एक एक क्षेत्रीय राज्य के बारे में। फिर 18वीं सदी की जो सामाजिक आर्थिक धार्मिक दशा थी भारत की, 18वीं शताब्दी के सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न पक्षों को हम लोग जान चुके हैं, सांस्कृतिक जीवन के पक्ष को जान चुके, इस पर जो वाद विवाद है वो भी मैंने आपको बताया था। सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न पक्षों के बाद हम लोग भारत में जो ब्रिटिश विस्तार की नीति है, तो भारत में ब्रिटिश विस्तार की प्रक्रिया को हम लोग पढ़ चुके हैं। और ब्रिटिश विस्तार की प्रक्रिया में हम लोगों ने जिन जिन टॉपिक को कवर किया या जिन जिन टॉपिक को अध्ययन कर लिया है उसमें एक हो जाएगा सबसे प्रमुख कर्नाटक का युद्ध हो जाएगा। और कर्नाटक युद्ध में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से वो एंग्लो फ्रेंच प्रतिस्पर्धा होती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है। इसके बाद हम लोग बंगाल आए थे और बंगाल में किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शक्ति का विस्तार होता है वो। इसके बाद आपने मैसूर जो आंग्ल मैसूर युद्ध और मैसूर में किस तरीके से ब्रिटिश सत्ता की स्थापना होती है, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद आपने देखा था। फिर मराठों के साथ जो आंग्ल मराठा संघर्ष है, तो मराठा क्षेत्र में कैसे ब्रिटिश शक्ति का विस्तार होता है वो। और लास्ट में इस कड़ी में आपने देखा था कि जो सिख राज्य का विलय होता है उस सिख राज्य के बारे में आपने देखा था। तो जो ब्रिटिश एक्सपेंशन का दौर था वो आप समझ चुके हैं। अब इस एक्सपेंशन के बाद जो साम्राज्यवादी शिकंजा भारत पर कसा जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो उस साम्राज्यवादी शिकंजा कसने के लिए क्या क्या पॉलिसियां अपनाई जाती है, भारत का किस तरीके से सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक दोहन होता है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ब्रिटिश भारत की आर्थिक जो इतिहास है, आर्थिक नीति है इसमें। तो ब्रिटिश भारत की जो आर्थिक नीति है इसके अंतर्गत हम लोग किस किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो एक बार फॉर्मेटिंग बन जाए। तो सबसे पहला हो जाएगा ब्रिटिश भारत में आर्थिक नीति, ब्रिटिश भारत में आर्थिक नीति हो जाएगा। तो ब्रिटिश भारत में जब हम लोग आर्थिक नीति की बात करते हैं, ब्रिटेन की आर्थिक नीति की, तो किस प्रकार की नीति थी और इसके अंतर्गत हम लोग कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग उपनिवेशवाद के जो विभिन्न चरण हैं, उपनिवेशवाद के चरण के बारे में अध्ययन करेंगे। उपनिवेशवाद के चरण, इस पर चर्चा करेंगे। उपनिवेशवाद के चरण के बाद इसमें हम लोग जो ब्रिटिश सरकार की भूमि बंदोबस्त संबंधी नीति है, तो इसमें हम लोग भूमि बंदोबस्त नीति को पढ़ेंगे। और जब भूमि बंदोबस्त नीति को पढ़ेंगे तो इसमें 3 प्रकार की नीति का अध्ययन किया जाएगा। जो ब्रिटिश सरकार ने अस्थाई बंदोबस्त की नीति लागू की थी, कंपनी ने जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त
अस्थाई बंदोबस्त से मोह भंग होने के बाद जो महालवारी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो महालवारी बंदोबस्त के बारे में, महालवारी बंदोबस्त के बाद जो रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो रैयतवारी भूमि बंदोबस्त के बारे में हम लोग जानेंगे। तीसरा टॉपिक इसमें हम लोग जानेंगे जिसको हम लोग कहते हैं धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में जानेंगे कि क्या था धन का निष्कासन, कैसे ये चर्चा में आया था। धन के निष्कासन के बाद जो चौथा टॉपिक इसमें हम लोग जाएंगे उसको हम लोग कहते हैं विऔद्योगीकरण, विऔद्योगीकरण, वी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, विऔद्योगीकरण जानेंगे। विऔद्योगीकरण के बाद इसमें जो टॉपिक आता है उसको हम लोग कहते हैं कृषि का वाणिज्यीकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण कहेंगे, जो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप होता है, तो कृषि का वाणिज्यीकरण। फिर इसमें ग्रामीण ऋणग्रस्तता का भी टॉपिक आता है, ग्रामीण ऋणग्रस्तता की किस तरीके से भारत में ब्रिटिश शासन काल में ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई थी, छठा। और सातवां इसमें जो ब्रिटिश शासन काल में अकाल आया था, तो अकाल एवं उसके प्रति जो ब्रिटिश नीति है उसके प्रति नीति वो। और आठवां हो जाएगा जो रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति थी, प्रिंसली स्टेट, रियासतों के प्रति नीति, तो रियासतों के प्रति नीति को समझा जाएगा। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये जो है इसके बाद ही जो है सो आप ब्रिटिश एम्पायर के विरुद्ध जो भारत में आंदोलन की शुरुआत होती है उसके नेचर को समझ पाएंगे, क्योंकि जब उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण में विभिन्न प्रकार का भू राजस्व बंदोबस्त लागू होगा, तो उससे भारत के जो किसान हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो शोषित होंगे। धन के निष्कासन से भारत का कोई भी सामाजिक वर्ग नहीं है जो प्रभावित नहीं होगा। विऔद्योगीकरण होगा, उससे भी भारत का कोई सामाजिक वर्ग ऐसा है जो प्रभावित नहीं होगा नकारात्मक तरीके से। कृषि का वाणिज्यीकरण किसानों के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि ऋणग्रस्तता का कारण बनता है। तो इन तमाम टॉपिक को जब हम लोग जान जाएंगे, तो इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे ना कि इस टॉपिक के बाद हम देखेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ या औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ भारत में 3 तरीके की प्रतिक्रिया होती है, उसको हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जो सबसे पहली प्रतिक्रिया इसके बाद आती है, वो आती है जो जनजातीय होते हैं। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया इन लोगों के विरुद्ध जनजातीय लोगों के द्वारा व्यक्त की जाती है। तो हम जनजातीय आंदोलन के नेचर, स्वरूप सबको जान पाएंगे, क्योंकि इसी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दोहन में ये आंदोलन शुरू हुए थे, यही इसका कारण होगा, तो वो हमें बेहतर समझ प्रदान करेगा। इसके बाद इसी की पृष्ठभूमि में हम देखेंगे कि नागरिक विद्रोह भी हुए थे। तो नागरिक विद्रोह के कारण क्या थे, किन पृष्ठभूमि में हुआ, किस प्रकृति का था, उसको हम लोग जान पाएंगे। और नागरिक विद्रोह के बाद हम लोग पूरे ब्रिटिश शासन काल में स्थापना के कुछ समय के बाद ही जो किसान आंदोलन हुए थे, हम उसके नेचर को समझ पाएंगे, उसके प्रकृति को समझ पाएंगे। और इन तीनों की परिणति जाकर जो 1857 के रिवोल्ट में होती है, तो हम 1857 के रिवोल्ट के कारण को, स्वरूप को जान पाएंगे। और जब हम ये चारों जान पाएंगे, तो फिर इन्हीं शोषणकारी पृष्ठभूमि में हम लोग देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास होता है। और जो राष्ट्रवाद का विकास होता है, इसके कारण तो कई सारे थे, लेकिन राष्ट्रवाद के विकास के लिए जो नैतिक आधार प्रदान करता है, राष्ट्रवाद के विकास के लिए जो नैतिक आधार प्रदान करता है, वो ब्रिटिश औपनिवेशिक जो नीतियां थी वही नैतिक आधार प्रदान करता है। और जाहिर सी बात है कि जब आप राष्ट्रवाद के उत्थान को समझ जाएंगे, नैतिक आधार जो है सो इसको ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति से ही मिला था, तो फिर हम राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप, प्रकृति को निर्धारित कर पाएंगे। राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 में शुरू होता है, तो राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप और इसकी जो डिमांडें होंगी, सारी चीजें, स्वरूप, मांग, इन सबको कार्य करने की शैली क्या होगी, सबको हम इस पृष्ठभूमि में समझ सकते हैं। तो पूरे मॉडर्न इंडिया को कॉन्सेप्टुअलाइज करने के लिए, खासकर जो ट्राइबल मूवमेंट है, जो पेजेंट मूवमेंट है, जो सिविलियन रिवोल्ट है और जो 1857 का रिवोल्ट है, ये फिर भारत में जो राष्ट्रवाद का विकास होता है, वो जो कांग्रेस की स्थापना होती है वो, और फिर जो सभी चरण के स्वतंत्रता आंदोलन के फेजेज हैं, जैसे कि उदारवाद का फेज है, उग्रवाद का फेज है, गांधीवादी चरण है,
इन सब को हम इसी पृष्ठभूमि में जानेंगे, इसलिए ये टॉपिक सबसे, और इसमें यदि आप एक भी टॉपिक मिस करेंगे बीच में तो फिर अगले में कनेक्टिविटी नहीं हो, क्योंकि हर एक टॉपिक का कनेक्टिविटी है। तो इसलिए आपको बिल्कुल ही एक-एक बिंदु इस टॉपिक में समझना है, देखना है, ताकि आपका कोई भी छूटे नहीं। आज हम इसमें उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण पर चर्चा करेंगे, और उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण पर चर्चा करेंगे तो इस टॉपिक को भी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं कि किस तरीके से इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और किस प्रकार से ये क्लासेज आगे बढ़ेगी। तो आज के जिस टॉपिक पर हम एनालिसिस करने जा रहे हैं वो हो जाएगा उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। उपनिवेशवाद के जो विभिन्न चरण हैं वो हम लोग देखेंगे, उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। और इस उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण को जब हम लोग देखेंगे तो बेसिकली इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर उपनिवेशवाद हम किसे कहेंगे। आखिर हम लोग उपनिवेशवाद किसे कहेंगे, उपनिवेश कहलाने के लिए क्या जरूरी है, उपनिवेशवाद क्या है, इस सिद्धांत के रूप में हम लोग देखेंगे। दूसरा, जो भारत में उपनिवेशवाद के चरण है, इस चरण पर हम लोग चर्चा करेंगे। भारत में उपनिवेशवाद को बेसिकली 3 चरणों में बांटा गया है। एक जो पहला इसका जो चरण है, उपनिवेशवाद का जो प्रथम चरण है, इसका जो प्रथम चरण है ये बेसिकली माना जाता है 1757 से लेके 1813 तक का जो चरण है उपनिवेशवाद का प्रथम चरण है। और ये जो प्रथम चरण है इसको हम लोग वणिकवाद या वाणिज्यवाद कहते हैं, वणिकवाद का चरण कहते हैं, मर्केंटलिज्म का चरण कहते हैं, वणिकवाद का चरण है ये। और दूसरा जो चरण होता है उपनिवेशवाद का दूसरा चरण जो उपनिवेशवाद का है वो बेसिकली क्या है, तो 1813 से लेके 1857 या व्यावहारिक तौर पर आप 1860 ले सकते हैं। ये जो दूसरा चरण है इसको हम लोग कहते हैं मुक्त व्यापार का चरण। इसको क्या कहते हैं, मुक्त व्यापार का चरण कहते हैं, फ्री ट्रेड का चरण कहते हैं, मुक्त व्यापार का चरण कहते हैं। और तीसरा जो इसका चरण हो जाएगा, तीसरा चरण जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का हो जाएगा, तो वो जो तीसरा चरण है वो 1860 से लेके, तीसरा चरण हो जाएगा 1860 से लेके आजादी तक 1947 तक तृतीय चरण है, जिसको हम लोग कहते हैं वित्तीय पूंजीवाद का दौर कहते हैं, वित्तीय पूंजीवाद का चरण कहते हैं, फिनेंशियल कैपिटलिज्म का चरण कहते हैं, वित्तीय पूंजीवाद का ये चरण है। ये जो 3 चरण में भारत में उपनिवेशवाद को बांटा है ये कार्ल मार्क्स के अध्ययन पर आधारित है। कार्ल मार्क्स ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को उसकी प्रवृत्ति के आधार पर, ये ध्यान रखेंगे कि उपनिवेशवाद की जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति के आधार पर कार्ल मार्क्स ने इसको 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण जो 1757 से 1813 तक है, इसको वणिकवाद का चरण कहते हैं, फाइनेंशियल मर्केंटलिज्म का चरण कहते हैं। दूसरा चरण जो 1813 से 60 तक है वो मुक्त व्यापार का चरण, और तीसरा चरण जो 60 से 47 तक है वित्तीय पूंजीवाद का। यहाँ पर एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान में रखने की जरूरत है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो ये फेज है, तो जब एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, चाहे आप जब एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, तो एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करने पर क्या होता है, एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करने पर क्या होता है कि जो चाहे आप प्रथम से द्वितीय चरण में जाए या द्वितीय से तृतीय चरण में है, तो कुछ तत्वों की निरंतरता बनी रहती है, यानी कि शोषण के जो कुछ तरीके होते हैं वो निरंतरता, यानी कि कुछ तत्वों या कुछ शोषण के कुछ तत्वों की निरंतरता बनी रहती है। सबसे पहला पॉइंट यही रखेंगे याद कि कुछ शोषण के तत्वों की निरंतरता, अर्थात शोषण का कुछ ऐसा तत्व जो वणिकवाद के फेज में शुरू हुआ था वो मुक्त व्यापार के फेज में भी जारी रहेगा और वो वित्तीय पूंजीवाद के फेज में भी जारी रहेगा। दूसरा क्या होगा कि प्रत्येक चरण में कुछ नवीन तत्व जुड़ जाएगा, प्रत्येक चरण में कुछ नवीन तत्व जुड़ जाएगा, यानी कि शोषण के कुछ नवीन तत्व जुड़ जाएंगे। यानी कि जब आप वणिकवाद से मुक्त व्यापार के चरण में प्रवेश करेंगे तो शोषण के कुछ नए तरीके, कुछ नए पद्धति जुड़ते जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। और जाहिर सी बात है कि जब आप कुछ तत्वों की निरंतरता रहेगी, कुछ नवीन तत्वों का समावेश होगा, तो जाहिर सी बात है कि जब आप किसी भी मुल्क का शोषण करेंगे
तो शोषण करने के लिए हो सकता है कि जो प्रचलित व्यवस्था होती है उसमें भी आपको प्रचलन में लाना होगा। प्रचलित व्यवस्था में आपको परिवर्तन लाना पड़ सकता है, प्रचलित व्यवस्था में परिवर्तन लाना पड़ सकता है। और प्रचलित व्यवस्था में परिवर्तन का अर्थ है कि जो भारत में मुगल कालीन व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। तो किस क्षेत्र में लाया जा सकता है? हो सकता है कि आपको कानून के क्षेत्र में परिवर्तन लाना पड़ सके, आपको न्याय के क्षेत्र में परिवर्तन लाना पड़ सके, आपको शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लानी पड़े, आपको पुलिस व्यवस्था के क्षेत्र में परिवर्तन लाना पड़े। तो तमाम क्षेत्रों में हो सकता है आपको परिवर्तन लाना पड़ सकता है। लेकिन ये जो परिवर्तन लाया जाता है उपनिवेशवाद में, ये भी ध्यान रखेंगे, ये बेसिकली क्या होता है कि ये शोषण के उद्देश्यों से होता है। शोषण के उद्देश्यों से परिवर्तन लाया जाता है, शोषण के उद्देश्यों से लाया जाता है। इसका कोई सुधारात्मक उद्देश्य नहीं होता है कि शिक्षा का वहाँ विकास कर दिया जाए, आधुनिकीकरण कर दिया जाए। इस प्रकार के व्यवस्था में परिवर्तन का उद्देश्य क्या होता है? शोषणात्मक होता है, कोई आधुनिकीकरण नहीं होता है। यानी कि कुल मिला के आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से संगठित तरीके से शोषण किया जाए, संगठित तरीके से शोषण किया जाए, इसलिए प्रचलित व्यवस्था में परिवर्तन भी लाया जाता है। वो कैसे होगा, क्या लाया जाएगा, वो जब डिफरेंट चरण में जाएंगे वो। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें कि ये जो प्रथम चरण से द्वितीय चरण में जाएंगे, द्वितीय चरण से तृतीय चरण में जाएंगे, तो इन सब के पीछे जो कारण होगा वो तीन तरीके से, तीन प्रकार से ये कारण उत्तरदायी होता है। यानी इनके कारणों को तीन प्रकार से समझा जा सकता है। तीन प्रकार से क्या समझा जा सकता है? सपोज दैट, इसका अर्थ है कि यदि आप वणिकवाद से मुक्त व्यापार के चरण में जाएंगे तो हो सकता है इसके लिए कुछ विश्व की परिस्थितियां उत्तरदायी हो, विश्व की परिस्थितियां उत्तरदायी हो। तो विश्व की परिस्थितियां भी इस फेज परिवर्तन को बढ़ावा देती है, विश्व की परिस्थितियां। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है जो ब्रिटेन की अपनी दशा होती है, ब्रिटेन की जो दशा होती है, ब्रिटेन की दशा का कहने का अर्थ है कि वहाँ की जो राजनीतिक कंडीशन है, जो वहाँ की सामाजिक कंडीशन है, जो वहाँ की आर्थिक कंडीशन है, जैसे जैसे बदलते जाएगी वैसे वैसे भारत में उपनिवेशवाद का चलन बदलते जाएगा। और इस बदलाव में कुछ भारत की जो दशाएं होती है, भारत की दशा भी उत्तरदायी होती है। तो आप फिर से एक बार इसको चरण समझ लीजिए कि उपनिवेशवाद क्या है, अभी हम जस्ट चर्चा करेंगे। लेकिन भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है ये तीन चरणों से गुजरा है। ये कार्ल मार्क्स ने अपने स्टडी में, अपने अध्ययन के आधार पर लिखा है। तो इसमें जो प्रथम चरण है वो 1757 से लेके 1813 तक का चरण है, जिसको हम लोग वणिकवाद या वाणिज्यवाद का चरण कहते हैं। दूसरा चरण जो 1813 से लेके 1860 तक का, इसको मुक्त व्यापार का चरण कहते हैं। तीसरा चरण जो 1860 से लेकर 1947 तक का, इसको हम लोग वित्तीय पूंजीवाद का चरण कहते हैं। अब मूल जो क्रक्स आपको समझना है ये है कि जब हम उपनिवेशवाद के एक चरण से दूसरे चरण में जाएंगे, यानी प्रथम चरण से द्वितीय चरण या द्वितीय चरण से तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे, तो उसमें क्या-क्या तत्वों को ध्यान रखना और क्या होता है इस प्रक्रिया में। तो सबसे पहले क्या होगा कि कुछ तत्वों की निरंतरता बनी रहती है, अर्थात शोषण का जो चरित्र होता है वो कुछ अपनी निरंतरता को बनाए रखता है। जो प्रथम चरण में होगा वो द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण वाला तृतीय चरण में होगा, ये देखेंगे। दूसरा क्या होगा कि कुछ नवीन तत्व शोषण के तरीके आ जाएंगे। जैसे कि प्रथम चरण में आप देखेंगे कि भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण नहीं किया गया था, लेकिन द्वितीय चरण में भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, नए तत्व आ गए। पहले चरण में जो भारत के शोषण के तरीके थे वो बदस्तूर जारी रहे। तीसरे चरण में आप जाएंगे तो कृषि का वाणिज्यीकरण तो चल ही रहा था, भारत में पूंजी निवेश का क्षेत्र तलाशा गया कि कहाँ पर पूंजी का निवेश किया जाए, तो वो देखेंगे, वो होता है। फिर प्रचलित व्यवस्था में हो सकता है कि परिवर्तन करना पड़े। जाहिर-सी बात है कि जब आप किसी देश का शोषण करेंगे, तो वहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं उसके आधार पर तो नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि उसके कारण आपको वहाँ के कानून में परिवर्तन लाना पड़े, वहाँ के न्याय व्यवस्था में परिवर्तन लाना पड़े, वहाँ के शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाना पड़े, वहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन में परिवर्तन लाना पड़े, वहाँ के भूमि बंदोबस्त कानून में परिवर्तन लाना पड़े। ये सब आपको करना पड़ सकता है और उपनिवेशवाद के दौरान हुआ भी था भारत में।
और ये जो भी परिवर्तन होता है, ये मूल रूप से क्या होता है कि इसके पीछे शोषण का उद्देश्य होता है, कि संगठित तरीके से कैसे शोषण किया जाए, ये मूल इसका उद्देश्य होता है। इसका कदापि उद्देश्य यह नहीं होता है कि जहाँ पर उपनिवेश स्थापित किया गया है, उस देश का कल्याण हो, इसका कहीं इससे रिलेशन नहीं होता है, बल्कि शोषण को किस तरीके से बेहतर संगठित ऑर्गेनाइज्ड रूप से किया जाए, ये किया जाता है ये। और फिर इसमें क्या होता है कि जो भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद में फेज में परिवर्तन होता है, अर्थात जो आप प्रथम चरण से दूसरे चरण में जाते हैं, दूसरे चरण से तृतीय चरण में जाते हैं, तो इसमें आपको क्या करना होता है कि ये ध्यान में रखना होता है कि ये जो परिवर्तन होता है, इसके पीछे 3 प्रमुख प्रेरक शक्तियाँ होती है, और वो जो 3 प्रमुख प्रेरक शक्तियाँ होती है, वो कौन-कौन होती है? तो विश्व की जो बदलती हुई परिस्थितियाँ होती है, वो इसके लिए कुछ ज़िम्मेदार होती है। ब्रिटेन को प्रेशराइज़ करता है कि आप अपनी नीति में बदलो। खासकर जो ब्रिटेन की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दशा होती है, वो ब्रिटेन को प्रेशराइज़ करता है कि आप भारत में उपनिवेश की संबंधी नीति में बदलाव लाओ। जैसे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होगी, कुछ विचारधाराएँ आएगी, तो वहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है कि औद्योगिक क्रांति के बाद वहाँ पर जो है सो उद्योग को कच्चा माल चाहिए, तैयार माल के लिए बाज़ार चाहिए, तो परंपरागत तरीके से तब ये हो नहीं सकता है। तो कुछ नई व्यवस्था करनी होगी, कुछ चीज़ों में परिवर्तन लाना होगा, तो ये तो ब्रिटेन की दशा है। और अधिकांश जो परिवर्तन हुए वो ब्रिटेन के समाज, राजनीति, वहाँ के आर्थिक कंडीशन को ध्यान में रखकर किया गया था। भारत का जो कंडीशन था कि भारत के समाज की क्या ऐसी स्थिति होगी, भारत के राजनीतिक जीवन पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत की आर्थिक दशा पर इससे क्या प्रभाव होगा, ब्रिटेन का इससे कोई खास संबंध नहीं था, ये ध्यान में रखेंगे। और भारत की दशा भी कभी-कभी उत्तरदायी होती थी करंट तत्कालीन कारणों में। जैसे कि आप देखेंगे कि जब उपनिवेश के प्रथम चरण में भारत का काफ़ी शोषण हुआ, तो क्या होता है प्रथम और द्वितीय चरण दोनों में जब काफ़ी शोषण होता है, तो 1857 की विद्रोह घटित हो जाती है, और 1857 के विद्रोह जो घटित होते हैं, तो ब्रिटिश नीति निर्माताओं को यह सोचने के लिए मजबूर होना होता है कि अब उपनिवेश संबंधी नीति में बदलाव लाना होगा, और यही रीज़न था कि जो मुक्त व्यापार का चरण था, वो 1807 के बाद वित्तीय पूंजीवाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो बिल्कुल ये जो टॉपिक है, इसमें फैक्ट कम कॉन्सेप्ट का भरमार पड़ा हुआ है, और वो हर एक चीज़ हम आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कॉन्सेप्चुअलाइज़ेशन जो होता है, उसमें कुछ फैक्ट भी आ रहा है, उसको ध्यान में रखना है। और ये पूरी अब आप इसके टॉपिक के नेचर से समझ गए होंगे कि आपके लिए कितना मूल्यवान है, और किस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन के फार्मर विद्रोह के, नागरिक विद्रोह के, आदिवासी विद्रोह के नेचर, स्वरूप, सब कुछ को समझने में सहायक होगा। तो ये है, अब हम आपको लिए चलते हैं कि सबसे पहले उपनिवेशवाद क्या होता है, और डिफरेंट चरण में भारत का कैसे-कैसे शोषण होता है, वो आप ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा कि उपनिवेशवाद क्या है? हम उपनिवेशवाद किसे कहेंगे? उपनिवेश उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद क्या है? तो उपनिवेशवाद क्या है? सबसे पहले क्या है कि उपनिवेशवाद जो है, ध्यान से देख सुनेंगे, उपनिवेशवाद जो है ये एक प्रकार की आर्थिक विचारधारा है। उपनिवेशवाद क्या है? बेसिकली एक प्रकार की आर्थिक विचारधारा है, एक प्रकार की इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है, एक प्रकार की आर्थिक विचारधारा है। और इसका जो मूल तत्व है उपनिवेशवाद का, ये आर्थिक शोषण में निहित है। उपनिवेशवाद का मूल तत्व जो है आर्थिक शोषण में निहित है। इसका मूल तत्व आर्थिक शोषण में निहित है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में निहित है। और जाहिर-सी बात है कि जब किसी भी मुल्क का, किसी भी देश का आर्थिक शोषण होगा, तो उस आर्थिक शोषण के साथ-साथ क्या होगा, उस मुल्क का, उस देश का क्या होगा, राजनीतिक शोषण भी होगा, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन भी होगा, पॉलिटिकल शोषण होगा। ना केवल पॉलिटिकल शोषण होगा, बल्कि उस मुल्क का, उस देश का क्या होगा, सामाजिक शोषण होगा। और सामाजिक शोषण के साथ-साथ क्या होगा, उसका जो सांस्कृतिक कल्चरल शोषण होता है, कल्चरल शोषण भी होगा, कल्चरल शोषण भी। तो उपनिवेशवाद क्या है? एक प्रकार की आर्थिक विचारधारा है, और यह एक ऐसी विचारधारा है जिसका मूल तत्व आर्थिक शोषण में निहित है। और आर्थिक शोषण में क्या होता है कि जब किसी भी मुल्क का आर्थिक शोषण होगा, तो उस मुल्क का, वहाँ के रहने वाले लोगों का राजनीतिक शोषण होगा,
सामाजिक शोषण होगा, सांस्कृतिक शोषण होगा और ये तमाम चीज़ें जो है उस मुल्क में क्या करेगी, पिछड़ेपन को बढ़ावा देगा। प्रत्येक प्रकार के पिछड़ेपन को क्या करेगा, पिछड़ेपन को बढ़ावा देगा। और ज़ाहिर-सी बात है कि आप समझ सकते हैं कि यदि आपका कोई डिफरेंट प्रकार से शोषण करेगा, तो आपके अंदर उसके खिलाफ तो प्रतिक्रिया होगी। तो जो आगे चलकर आदिवासी विद्रोह होगा, जो किसान विद्रोह होगा, जो सिबेलियन विद्रोह होगा, जो 1857 का विद्रोह होगा, भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत होगी, राष्ट्रवाद का विकास होगा, इस सब के लिए नैतिक आधार उपनिवेशवाद प्रदान करेगा। तो हम ब्रिटेन का उपनिवेश कैसे थे? तो सिंपल सा अर्थ होता है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि ये भारत हो जाएगा, ठीक ना? यहाँ पर आप मान लीजिए भारत है और ये मान लीजिए ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन क्या है कि इस संदर्भ में उपनिवेश के संदर्भ में ये ब्रिटेन जो हो जाएगा, ये मातृ देश कहलाता है, ब्रिटेन मातृ देश। और भारत जो होगा इसका पोषित देश हो जाएगा एक तरीके से, पोषित किसके लिए? तो स्वयं के लिए पोषित देश हो जाएगा, स्वयं के लिए पोषित देश हो जाएगा। तो उपनिवेशवाद जो एक प्रकार की विचारधारा है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब कोई मुल्क, कोई देश अपने भौगोलिक सीमा से बाहर जाकर किसी मुल्क का आर्थिक शोषण करता है, तो वो उपनिवेशवादी विचारधारा कहलाती है। उपनिवेशवाद का जो मूल तत्व है, वो मातृ देश के हित में उपनिवेश का प्रयोग करना। तो मातृ देश के हित में उपनिवेश का प्रयोग करना, मातृ देश के हित में उपनिवेश का प्रयोग करना। तो इस संदर्भ में हम लोग क्या हो गए कि उपनिवेश जो हो, हम लोग भारत क्या हो गया, ब्रिटेन का उपनिवेश हो गया। ब्रिटेन का उपनिवेश था तो ये पोषित था और स्वयं के लिए ब्रिटेन भारत का यूज करता था। ब्रिटेन इस संदर्भ में क्या हो गया, मातृ देश हो गया। और ये जो मातृ देश हो गया तो अपने मातृ देश के हित में उपनिवेश का प्रयोग किया जाता था, उपनिवेश का प्रयोग किया जाता था। उपनिवेश का क्या प्रयोग किया जाएगा? तो भारत से डिफरेंट रूप में क्या होगा, ब्रिटेन की ओर पूंजी और उसकी संपदा, पूंजी एवं जो संपदा का होगा वो एक तरीके से एक तरफा निष्कासन होने लगता है। पूंजी और संपदा का एक तरफा निष्कासन होता है किसकी ओर, मातृ देश की ओर। एक तरफा निष्कासन को हम लोग कहते हैं, एक तरफा निष्कासन की विचारधारा होती है इसमें। तो उपनिवेशवाद जो है या उपनिवेश जो होता है, तो उपनिवेशवाद आइडियोलॉजी है, लेकिन उपनिवेशवाद में क्या होता है कि जब कोई मुल्क अपने भौगोलिक सीमा से बाहर जाकर किसी दूसरे देश का आर्थिक शोषण करता है, तो वो आर्थिक शोषण की जो प्रक्रिया होती है वो उपनिवेशवाद की प्रक्रिया कहलाती है। इसमें जो शोषित करने वाला देश होता है वो मातृ देश कहलाता है और जो शोषित देश है, चूंकि भारत यहाँ पर क्या है, शोषित देश है, तो जो शोषित देश है वो क्या कहलाता है, उपनिवेश कहलाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है कि जो शोषित देश होता है वो क्या होता है, एक तरीके से पोषित होता है स्वयं के लिए, उस देश के लिए नहीं बल्कि मातृ देश उसका स्वयं के लिए पोषण करते हैं ताकि बेहतर तरीके से उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जा सके। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, उपनिवेशवाद की प्रक्रिया में, कि जो उपनिवेश है वो बेसिकली क्या है, वहां से मातृ देश जो ब्रिटेन है उसके ओर पूंजी और संपदा का एक तरफा पलायन निष्कासन होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार जब मातृ देश अपने पोषित, अपने द्वारा संरक्षित, अपने द्वारा पोषित मुल्क का जो है अपने हित में प्रयोग करने लगता है तो वो उपनिवेशवाद कहलाता है। अब जाहिर सी बात है कि जब आप इस तरह की पॉलिसी अपनाएंगे, जाहिर सी बात है कि इसके लिए आपको क्या करना होगा, भौगोलिक सीमा से बाहर जाएंगे तो इसके लिए क्या हो सकता है कि इस देश पर आपको राजनीतिक अधिकार भी करना पड़ सकता है, राजनीतिक नियंत्रण भी करना पड़ सकता है, राजनीतिक नियंत्रण। तो जब उपनिवेशवाद के साथ राजनीतिक नियंत्रण की प्रक्रिया जुड़ जाती है तब हम इसको साम्राज्यवाद के नाम से जानते हैं। जब राजनीतिक नियंत्रण की प्रक्रिया जुड़ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद कहते हैं। इसलिए उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद जो है समान रूप में प्रयोग किया जाता है, बट ये समानार्थी शब्द नहीं है। इसको और डिटेल से आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले उपनिवेश क्या है ये क्लियर हो जाना चाहिए और उपनिवेशवाद क्या है। तो उपनिवेशवाद क्या है, एक प्रकार की आर्थिक विचारधारा है। और ये आर्थिक विचारधारा क्या है, तो उपनिवेशवाद का जो मूल तत्व है वो आर्थिक शोषण में निहित है। तो आर्थिक शोषण जब किसी देश का होगा
उस देश का राजनीतिक उत्पीड़न भी होगा, सामाजिक उत्पीड़न भी होगा, सांस्कृतिक उत्पीड़न भी होगा और इन सब के कारण क्या होगा, जो उपनिवेश होगा वहाँ पर पिछड़ेपन को बढ़ावा मिलेगा। अब इस प्रक्रिया में क्या है कि ब्रिटेन और भारत के संदर्भ में समझना है, तो उपनिवेश में एक होता है मातृ देश और एक होता है उपनिवेश। तो मातृ देश होता है वह मुल्क जो अपने भौगोलिक सीमा से बाहर जाकर किसी देश का आर्थिक शोषण करना शुरू करता है, उस पर नियंत्रण संरक्षण की प्रणाली अपना लेता है। तो मातृ देश के फेवर में जब उपनिवेश के धन संपदा पूंजीगत वस्तुओं का यूज होने लगता है, तो वो उसका उपनिवेश कहलाता है। वो उसके लिए पोषित मुल्क हो जाता है और उपनिवेश में क्या होता है कि मातृ देश अपने उपनिवेश का अपने हित में यूज करना शुरू कर देता है। लेकिन अब इस प्रक्रिया में क्या होगा कि जब उपनिवेश में आर्थिक शोषण आप करेंगे, किसी मुल्क का कोई करेगा, तो जाहिर-सी बात है कि वहाँ पर उसको राजनीतिक नियंत्रण संगठित तरीके से करने के लिए राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित करना होगा। तो जब आप राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करते हैं, तब वही शब्द साम्राज्यवाद के रूप में बदल जाता है साम्राज्यवाद के रूप में। तो साम्राज्यवाद होने के लिए राजनीतिक नियंत्रण ज़रूरी है, जबकि उपनिवेश कहलाने के लिए राजनीतिक नियंत्रण कोई ज़रूरी नहीं है। इसको आप एक नए टर्म से समझ सकते हैं कि जो 18वीं शताब्दी का 19वीं शताब्दी का दौर था वो उपनिवेशवाद था, लेकिन अभी जो 21वीं शताब्दी का दौर है, इसको हम नव उपनिवेशवाद के दौर के नाम से जानते हैं, नव उपनिवेशवाद। ये जो नव उपनिवेशवाद होता है, इस नव उपनिवेशवाद में भी आज देखेंगे, जो विकसित मुल्क हैं, वो पिछड़े मुल्कों का शोषण कर रहे हैं। विकसित मुल्क जो हैं, वो किसी न किसी रूप में पिछड़े मुल्कों का विकसित मुल्क जो है, वो अल्प विकसित देशों का शोषण कर रहे हैं। अल्प विकसित देशों का शोषण कर रहे हैं और अल्प विकसित देशों का जो शोषण कर रहे हैं, विकसित देशों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा है, तो इसमें आप देखेंगे कि चूँकि अब कई सारे संगठन हैं, कई सारे जो है सो कंसेशनिस्ट है, तो कोई मुल्क किसी देश के ऊपर डायरेक्ट राजनीतिक नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता। तो राजनीतिक नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता, इसलिए साम्राज्यवाद जैसी कोई अवधारणा तो है नहीं। लेकिन वो भी आप कह सकते हैं किसी न किसी रूप में एग्ज़िस्ट कर रहा है। लेकिन नव उपनिवेशवाद में क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे कि अमेरिका है, जैसे कि यूरोपीय यूनियन के कई सारे देश हैं, जैसे कि चीन है, ये सब क्या कर रहे हैं कि अपने पूंजी और टेक्नोलॉजी की बदौलत छोटे-छोटे मुल्कों का, अफ्रीका के, एशिया के इन देशों का आर्थिक शोषण करते हैं। तो और जब आर्थिक शोषण कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनका वहाँ राजनीतिक नियंत्रण तो नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए चीन अफ्रीका के कई देशों में पहुँच चुका है, एशिया के कई देशों में अपनी पहुँच बढ़ा रहा है। वहाँ के देशों से वो संसाधन निकाल के ले जा रहा है, प्राकृतिक गैस निकाल के ले जा रहा है, खनिज संसाधन निकाल के ले जा रहा है। तो वहाँ से वो संसाधन तो वैसे ही ले जा रहा था जैसे 18वीं-19वीं शताब्दी में उपनिवेशों में होता था। लेकिन उस समय क्या था कि राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित कर लेते थे, राजनीतिक नियंत्रण हो जाता था तो वो साम्राज्यवाद। लेकिन आज चीन जो है श्रीलंका पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता, वो भूटान पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता, वो बांग्लादेश पर राजनीतिक नियंत्रण नहीं कर सकता, म्यांमार पर नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ के संपदा का दोहन वो अपने फेवर में कर रहा है। इसी तरीके से उत्तर अमेरिका में जो यदि आप यूएसए, कनाडा को ले लें, तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीकी महाद्वीपों का वो लोग शोषण करते हैं। तो संसाधनों का पलायन तो अभी भी जारी है विकसित देशों की ओर। तो इसी विचारधारा को हम लोग नव उपनिवेशवाद कहते हैं। तो नव उपनिवेशवाद में क्या है कि साम्राज्यवादी दोहन के लिए राजनीतिक तो नियंत्रण है नहीं, तो लेकिन नव उपनिवेशवाद अभी भी जारी है। उस समय का जो उपनिवेशवाद था, जिस समय हम लोग गुलाम थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई, जैसे मैंने कहा ना अपने भौगोलिक सीमा के बाहर। तो उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बेसिकली आप समझ लेंगे कि आज जो एमएनसीज होती है ना, एमएनसीज जो होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को आप उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को उस समय के आप इसी कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय न केवल भारत के साथ व्यापार था, बल्कि विश्व के कई मुल्कों के साथ व्यापार था। जैसे आज टाटा का है, जैसे आज रिलायंस का है, तो इनका न केवल भारत के साथ बल्कि अफ्रीका, यूरोप सभी देशों के साथ व्यापार है, एमएनसीज की श्रेणी में आते हैं। ठीक उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय के हिसाब से एक एमएनसीज हो जाएगी, जिनके पास पूंजी था, सब कुछ था, तो पूरे विश्व के देशों के साथ उनका व्यापार चलता था
और धीरे-धीरे परिस्थितियाँ बनती गई और परिस्थितियाँ बनने के साथ-साथ उन्होंने खुद भी पहले से सोच समझ कर ही जाते थे जहाँ भी जाना है। धीरे-धीरे वहाँ पर इकोनॉमिक शोषण करना शुरू किया और उसको संगठित करने के लिए अपना राजनीतिक शिकंजा कस दिया। तो वो उपनिवेश उनका साम्राज्यवाद के रूप में कन्वर्ट हो जाता था। तो विचारधाराएँ दोनों क्या है क्लियर होना चाहिए, एक होते हुए भी अलग-अलग है, ये ध्यान में रखेंगे। उपनिवेश शोषण करने के लिए कोई राजनीतिक नियंत्रण करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। नव उपनिवेशवाद के संदर्भ में एग्ज़ाम्पल दिया वो आप समझ सकते हैं। लेकिन उस समय था कि जब उपनिवेश का दोहन किया जाता था, तो बेसिकली इस तरह की प्रक्रियाएँ होती थी कि राजनीतिक नियंत्रण आपको स्थापित करना होता था। ना राजनीतिक नियंत्रण तो इसके कई सारे और तरीके थे, जैसे कि एक संरक्षण की प्रणाली होती थी। संरक्षण अफ्रीका में जब कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जो उपनिवेशवादी देशों ने उसको अपने संरक्षण के क्षेत्र में ले लिया था। तो एक संरक्षण की प्रणाली होती थी, उसके तहत भी उस पर अपना अधिकार रखे रहते थे। तो इस तरह की जो विचारधारा होती थी और जो है या होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेश होता है और कैसे उसका मूल क्रक्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो उपनिवेशवाद का भारत में डिफरेंट चरण है, उस चरण में आप जाएँगे, तो उपनिवेशवाद का जो भारत में प्रथम चरण हो जाएगा, इस प्रथम चरण तो प्रथम चरण जब हम लोग जाएँगे, तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि भारत उपनिवेशवाद 3 चरणों से गुजरा है। इसमें एक चरण है, कौन-सा चरण है? तो वणिकवाद का चरण है। तो प्रथम चरण क्या हो जाएगा? इसको हम लोग क्या कहते हैं? वणिकवाद या इसी को हम लोग कहेंगे वाणिज्यवाद का चरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वाणिज्यवाद का चरण कहते हैं। वणिकवाद या वाणिज्यवाद का चरण। तो ये जो वणिकवाद या वाणिज्यवाद का चरण है, उपनिवेशवाद का प्रथम चरण भारत में, ये समय कब से कब तक है? तो 1757 से लेके जो 1813 तक का समय है, ये फर्स्ट फेज़ है। और इस फर्स्ट फेज़ की क्या विशेषता थी, किस तरीके से तो सबसे पहले तो अब यहाँ पर यही शब्द समझना है आपको कि आखिर वणिकवाद क्या था? सबसे पहले तो आपको फिर से ये समझना है कि वणिकवाद क्या था और किस तरीके से चीज़ें थी, वणिकवाद क्या था? और इसके तहत किस प्रकार से शोषण की प्रणाली भारत में किस प्रकार से शोषण की प्रणाली स्थापित की जाती है, किस प्रकार से शोषण प्रणाली स्थापित की जाती है, वो आप देखेंगे किस प्रकार की शोषण प्रणाली और तब आप फर्स्ट फेज़ का निष्कर्ष निकालने में सक्षम हो जाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले वणिकवाद क्या था? तो वणिकवाद जो है ना बेसिकली क्या था कि यह भी एक प्रकार की आर्थिक विचारधारा थी। इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है वणिकवाद एक प्रकार की आर्थिक विचारधारा। तो यह किस प्रकार की आर्थिक विचारधारा थी? तो ये जो आर्थिक विचारधारा थी इसमें क्या था राज्य नियंत्रित व्यापार पर राज्य के नियंत्रण में तो राज्य नियंत्रित व्यापार पर जोर दिया जाता था। राज्य नियंत्रित व्यापार पर जोर। राज्य नियंत्रित व्यापार पर जोर दिया जाता था और राज्य नियंत्रित व्यापार पर जोर दिया जाता था। इससे व्यापारियों को भी सहायता मिलती थी और उस समय यूरोप में जिस समय ये वणिकवाद का दौर चल रहा था, वो राष्ट्रीय राज्य प्रणाली की स्थापना हो रही थी। तो उससे राष्ट्रीय राज्य प्रणाली को भी मजबूती मिल रही थी। तो एक प्रकार से ये आर्थिक विचारधारा थी, राज्य नियंत्रित व्यापार थी और इस विचारधारा में क्या था कि इस विचारधारा में क्या था कि व्यापारिक लाभ प्राप्त करना इसका मूल उद्देश्य था। व्यापारिक लाभ प्राप्त करना इसका मूल उद्देश्य था। तो जब व्यापारिक लाभ प्राप्त करना है, राज्य नियंत्रित व्यापार पर जोर है, तो इसी को वणिकवाद कहा गया जो यूरोप में 17वीं 18वीं शताब्दी में ये प्रचलन में था और राष्ट्रीय राज्य की भी स्थापना हो रही थी। तो दोनों एक-दूसरे को मजबूती प्रदान कर रहे थे। राष्ट्रीय राज्य भी जो था, चूँकि संरक्षण की नीति के तहत सैन्य सहायता पहुँचा कर वो व्यापारियों को सहायता कर रहे थे और व्यापारी को जब लाभ होगा राज्य नियंत्रित से टैक्सेस की वसूली होगी, अन्य चीज़ें मिलेगी, सरकार भी मजबूत होगा। तो ये 3 पॉइंट जो था इसका मूल क्रक्स है वणिकवाद में कि आर्थिक विचारधारा, राज्य के नियंत्रण में व्यापार पर जोर, व्यापार से अधिक लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया
और जाहिर सी बात है कि चौथा जब इसको और अब बड़े कॉन्सेप्चुअलाइज्ड ढंग से समझेंगे तो इस व्यापारिक लाभ प्राप्त करने के क्रम में इसमें क्या था कि इसमें परंपरागत परंपरागत व्यवस्था के तहत ही परंपरागत व्यवस्था के तहत ही व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करना, व्यवस्था परंपरागत व्यवस्था के तहत व्यापार। और फिर व्यापार से लाभ प्राप्त करने के लिए आने वाली कठिनाइयों को हटाना, मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समाप्त करना इसमें जोर दिया जाता था, कठिनाइयों को समाप्त करना। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके का ये राज्य नियंत्रित, अब कुल मिलाकर यही हो गया कि वणिकवाद राज्य नियंत्रित, राज्य प्रेरित एक प्रकार की विचारधारा थी, जिसमें राज्य नियंत्रण व्यापार पर बल दिया जाता था, व्यापार में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने पर बल दिया जाता था, परंपरागत व्यवस्था के तहत इसमें व्यापार पर बल, और मार्ग में यदि व्यापार में अधिक से अधिक लाभ कमाएंगे तो उस मार्ग में जो भी कठिनाइयां आएगी उन सभी कठिनाइयों को दूर करने में इसमें बल दिया जाता था। ये अब इस पॉइंट को भारत पर जब लागू कर देंगे तो बेसिकली क्या होता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1600 में, और भारत में व्यापारिक कार्य जो है उसका 1608 से आप देखते हैं कि जब सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित होती है तब से शुरू हो जाती है। लेकिन इस समय से लेके 1757 तक का जो समय है ये संगठित व्यापार का नहीं है, बल्कि इस फेज में क्या था कि जो भी यहाँ से चीजें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो ले जाते थे, उसके बदले में भारत को देना होता था, उसके बदले में भारत को देना होता था। और बदले में भारत को क्या देना होता था, तो बदले में चूंकि भारतीय वस्तु का तो विकल्प था ही नहीं 18वीं शताब्दी में कोई किसी के पास, तो बदले में क्या देना होता था, तो बदले में इन मुल्कों को सोना चांदी, जो बुलियन कहते हैं, वो सोना चांदी देना होता था। यानी कि हमारे यहाँ से माल जाता था, सूती वस्त्र, अन्य सोरा, बहुत सारी चीजें उसके बदले में आता था। लेकिन जब 1757 में प्लासी की विजय होती है अंग्रेजों की, तो 1757 में प्लासी की विजय के बाद प्लासी की विजय के बाद क्या होता है, प्लासी की विजय के बाद प्रक्रिया बदल जाती है। प्लासी की विजय के बाद प्रक्रिया बदल जाती है। प्रक्रिया क्या बदल जाती है कि निर्यात तो अभी भी यहाँ से हो रहा है, निर्यात हो रहा है अभी भी, निर्यात तो अभी भी हो रहा है, लेकिन बदले में अब जो सोना चांदी आता था वो बंद हो गया। बदले में जो भारत को बुलियन मिलता था, बदले में बुलियन की आयात बंद हो गई, बुलियन की आयात क्या हो गई, बंद हो गई। इसलिए 1757 से हम लोग उपनिवेशवाद के चरण को लेते हैं। आप कह सकते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में ही भारत में व्यापार कर रही है, उसी समय से व्यापार कर रही है, तो फिर हम उपनिवेशवाद के चरण को क्यों नहीं 1608 से माने। इसका रीजन यही है कि जैसे मूल पॉइंट क्या बताया कि उपनिवेशवाद का मूल तत्व आर्थिक शोषण में निहित है। तो 1608 से लेके 1757 तक जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी या जो भी कंपनी व्यापार करती थी भारत में, तो भारतीय सामान का विकल्प तो उनके पास था नहीं। तो यहाँ से जो सामान जाता था उसके बदले में भारत को सोना चांदी देना होता था। ट्रेड बैलेंस हमारे फेवर में, वैसे पूरे उपनिवेश के दौरान ट्रेड बैलेंस हमारे फेवर में रहा। यदि निर्यात आयात को देखेंगे, इसका अर्थ है कि आयात कम होता था, निर्यात अधिक होता था। लेकिन निर्यात किस चीज का होता था, तो कच्चे माल का होता था। लेकिन 1757 के बाद जब उन्होंने बंगाल में अपनी थोड़ी बहुत सैनिक और राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली, तो बंगाल में सैनिक और राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद क्या होता है कि यहाँ से निर्यात तो होते रहा, लेकिन निर्यात के बदले में जो आयात हमको मिलता था सोना चांदी, वो आना बंद हो गया। तो जब आना बंद हो गया तो हमारा शोषण शुरू हो गया। संगठित तरीके से करते तो पहले भी थे, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं था। 1757 से क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड वे में हो जाता है। दैट्स व्हाई हम लोग वणिकवाद के फेज को 1757 से ही काउंट करते हैं। अब इस प्रक्रिया में भारत में क्या-क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वणिकवाद की जो विशेषता है, ये इसी प्रक्रिया को भारत में थोपने का प्रयास करेंगे 1757 से 1813 तक। तो भारत में जो इस प्रक्रिया को थोपने का प्रयास करेंगे, तो सबसे पहला इनका इस चरण में अब देखेंगे कि भारत में मुख्य जोर क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का।
तो वणिकवाद के चरण में भारत पर जो मुख्य फोकस था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वह यह था सबसे पहला कि यहाँ पर हमें व्यापार से अधिक लाभ प्राप्त करना है। व्यापार से अधिक लाभ प्राप्त करना, व्यापार से अधिक लाभ प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। और व्यापार से अधिक लाभ प्राप्त करना उद्देश्य था, तो ये व्यापार भी किसके नियंत्रण में, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में होता था। और जाहिर सी बात है कि व्यापार से अधिक लाभ आप प्राप्त करेंगे, तो इस चरण में और किन-किन चीजों पर फोकस किया गया, इसके लिए आप देखेंगे व्यापार से अधिक लाभ प्राप्त करने के अतिरिक्त इस चरण में क्या किया गया कि परंपरागत व्यवस्था के तहत भारत का शोषण किया गया। परंपरागत व्यवस्था के तहत भारत का शोषण, परंपरागत व्यवस्था के तहत भारत का शोषण। यहाँ पर एक चीज मैं बता देता हूँ, परंपरागत व्यवस्था के तहत भारत के शोषण का अर्थ है कि इस समय कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं लाया गया। जो कुछ भी वारेन हेस्टिंग्स या कॉर्नवालिस के समय में परिवर्तन लाए गए, जो कुछ भी आप देखेंगे, चाहे वो वारेन हेस्टिंग्स का समय हो, जो इसके समय में कुछ कानून के क्षेत्र में, कुछ न्यायालय के क्षेत्र में किया गया था, तो चाहे वारेन हेस्टिंग्स या जो कॉर्नवालिस के समय में कुछ व्यवस्थाओं में काम किया गया, तो इन दोनों के समय में जो भी काम किया गया, बेसिकली उसका उद्देश्य यही था कि कैसे इसको संगठित तरीके से रूप दिया जाए, शोषण की प्रणाली को संगठित रूप दिया जाए। तो कुल मिला के बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया जाता भारत में भी। हाँ, लेकिन परंपरागत जो व्यवस्था है, जो भी चीजें जैसे देखेंगे बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित होता है, जो कलकत्ता मदरसा स्थापित कराता वारेन हेस्टिंग्स, इस सब का मूल उद्देश्य यही होता है कि भारतीय विधि प्रणाली को जानना, भारतीय न्याय कानून को जानना, किस तरीके से मुगल शासक यहाँ पर शासन करते थे, कैसे उनके भू राजस्व वसूल करने की प्रणाली थी, कैसे वो लेते थे, इन सबको जानने के लिए वो किया गया था। बहुत बड़े तौर पर परिवर्तन नहीं किया गया था। तो दूसरी विशेषता क्या थी कि परंपरागत व्यवस्था के तहत ही भारत के शोषण पर जोर दिया गया था। वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस के समय में जो भी थोड़ा बहुत परिवर्तन लाया गया, जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, सबका मूल उद्देश्य यही था कि भारत के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना कि मध्यकाल में जो मुगल शासक भारत के प्रमुख शासक थे, उनकी न्याय प्रणाली कैसे थी, उनकी भू राजस्व प्रणाली कैसे थी, कैसे टैक्स वसूलते थे, उन सबको जानना ताकि वो बेहतर तरीके से उसको कर सके। इसलिए इस स्टेज में क्या था कि कंपनी अपने उत्तर, क्योंकि व्यापार से अधिक लाभ कमाना उद्देश्य था, इसलिए कंपनी अपने ऊपर अभी कोई उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहती थी। कंपनी अपने ऊपर कोई उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहती थी, कोई उत्तरदायित्व नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि वो अपने ऊपर कोई उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहती थी। तो जाहिर सी बात है कि जो व्यापार से अधिक लाभ प्राप्त करने की इनकी मूल क्रक्ष है, वो प्रभावित होगा। तो ये 2 पॉइंट याद रखेंगे, कोई उत्तरदायित्व नहीं। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो वणिकवाद का मूल तत्व था कि आर्थिक शोषण करेंगे, यहाँ से सब कुछ ले जाएंगे, तो मार्ग में जो प्रतिद्वंदी है, यानी कि लाभ कमाने के मार्ग में, लाभ कमाने के मार्ग में बाधक तत्व को दूर करना, बाधक तत्व को हटाना या बाधक तत्व को दूर करना। तो लाभ प्राप्त करने के क्रम में बाधक तत्व को हटाना या बाधक तत्व को दूर किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसको 2 तरीके से आप समझेंगे। भारत में जो उस समय कुछ विदेशी शक्तियां थी, उनको भी अपने मार्ग से हटाया, विदेशी शक्तियों को मार्ग से हटाया। अब आप इस चीज को समझ रहे होंगे। और विदेशी शक्तियों के साथ-साथ जो स्थानीय भारतीय शक्तियां थी, स्थानीय शक्ति को भी इन्होंने क्या किया, सीमित किया, डिफीट किया, स्थानीय शक्ति को भी। तो विदेशी शक्ति में इन्होंने देखा कि सबसे पहले इन्होंने किसको, पुर्तगालियों को भारत से खदेड़ा और भारत में सीमित कर दिया। पुर्तगालियों को खदेड़ा
पुर्तगाली कुछ अपनी नीति की वजह से भी और कुछ है जो दक्षिण अफ्रीका में जब वहाँ पर सोने, हीरे या खनिज की खोज हुई तो उधर भी चले गए। मूल वो मसाला व्यापार से थे तो इंडोनेशिया द्वीपों तक समेट के रह गए। भारत में उनको सीमित कर दिया। पुर्तगाली के बाद आप देखेंगे तो 1759 में क्या होता है, जब से व्यवस्थित तरीके तो 1759 में बेदरा का युद्ध होता है और 1759 में बेदरा के युद्ध में डच को पराजित करते हैं, इसको डच को, और डच को पराजित करने के बाद उनको भी भारत से हटा देते हैं, सीमित कर देते हैं। तीसरा जो देखेंगे तो 1760 में इसी कड़ी में क्या होता है, बांडीवास का युद्ध होता है फ्रांस के साथ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो बांडीवास के युद्ध में क्या होता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित करते हैं और इसमें फ्रांसीसी को भी भारत में सीमित कर देते हैं। पेरिस की संधि 1763 में होती है और उसके तहत फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पर कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं जो आपको बता चुके हैं। और इस तरह से जो भारत में एक डेनमार्क कंपनी थी, डेनिश कंपनी थी, तो डेनिश कंपनी का विस्तार भी कम था। डेनिश कंपनी भी क्या करता है कि धीरे-धीरे भारत में जो उनकी संपत्ति थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर भारत से चले जाते हैं। तो जो भी विदेशी प्रतिद्वंदी शक्तियाँ थी, इन सबको वणिकवाद के फेज में ही जो उसका मूल तत्व है उसमें हटाया। आप पीछे जाएँ और तब इसकी तुलना कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें बताना था कि मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को, बाधाओं को दूर करना। तो भारत में जब ये आए तो इनके मार्ग में क्या कठिनाइयाँ थी? 2 कठिनाइयाँ, एक विदेशी शक्तियाँ, एक स्थानीय शक्तियाँ। तो विदेशी शक्तियों में पुर्तगालियों को सीमित कर दिया। 1759 में बेदरा का युद्ध, डच पराजित, उनको सीमित कर दिया। 1760 में बांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी पराजित, पेरिस की संधि के तहत उनको भारत के मार्ग से, अपने मार्ग से हटा दिया। हालाँकि फ्रांसीसियों ने बाद में भी इनको अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने का प्रयास किया लेकिन उनको सफलता मिली नहीं। और फिर जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका भी भारत में कुछ जो व्यापार था वो बाद में अपना संपत्ति सब कुछ बेचकर चले जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि जो स्थानीय शक्तियां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती दे सकती थी, सबको एक-एक कर पराजित करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से कर्नाटक युद्ध होता है और कर्नाटक युद्ध में एक साथ किस तरीके से ना केवल फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बल्कि जो स्थानीय कर्नाटक के नवाब थे उनको भी पराजित करता है, उन सब क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेते हैं। कर्नाटक के बाद इसकी भी जो विजय की विस्तार होती है बंगाल में, तो बंगाल में आपने देखा है कि 1757 में प्लासी के बाद ये जो दोहन की प्रक्रिया संगठित तरीके से, और 1760 के बाद तो और ये संगठित तरीके से हो जाता है जब 1764 के बाद जब बक्सर की विजय होती है। तो 1757 और 1764 बंगाल में पूरी तरीके से सत्ता स्थापित, और न केवल बंगाल में बल्कि इसके बाद अवध भी इनके चरणों में और मुगल शासक भी इनका पेंशनर बन चुका था। बंगाल के बाद आपने देखा कि किस तरीके से मराठा को ये पराजित करते हैं और मराठाओं के साथ 3 एंग्लो मराठा वॉर करके पूरी मराठा क्षेत्र को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं। इसी तरीके से मैसूर के शासक के साथ भी करते हैं कि 4 एंग्लो मैसूर वॉर होता है और 1799 में जो फाइनल एंग्लो मैसूर वार होता है उसमें टीपू की मृत्यु और उसके बाद उनके क्षेत्र को मिला लिया जाता है। और इसी तरीके से जो आंग्ल सिख वॉर होता है, तो सिख वॉर के बाद जो है सो पंजाब को विलय कर लिया जाता है और इसके बाद जो छोटी-छोटी शक्तियाँ हैं, उन सबको किसी को सहायक संधि के तहत, किसी को गोद निषेध प्रथा के तहत, कई आरोप किसी को कुशासन के तहत भारत में मिला लेते हैं। तो इस व्यापारिक लाभ में भारत का जो एक कह सकते हैं उस समय महाद्वीपीय व्यापार का आकार था, उस कॉन्टिनेंटल ट्रेड पर कब्जा करने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाए जाते थे वणिकवाद के दौर में, और वो चीज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किया भी था। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके बाद जो देखेंगे और क्या करता है, तो इसके बाद इसी फेज में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता है, जो चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि अब चूंकि 1757 की जो प्लासी की घटना थी, प्लासी, और 1764 में जो बक्सर में इनको विजय मिली थी, इन दोनों विजय से क्या हो चुका था कि बंगाल में इनकी सत्ता स्थापित हो चुकी थी। बंगाल की पूरी कमान बंगाल में सत्ता स्थापित हो चुकी थी, सत्ता स्थापित। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये लोग यहाँ पर उत्पीड़न पर उतर आए और इसी फेज में इन्होंने यहाँ से क्या किया कि बंगाल के जो हस्तशिल्पी होते थे, अब यहाँ से क्या होता था कि जो हस्तशिल्प तकनीकी होते थे, इस हस्तशिल्प तकनीकी
देने के लिए मजबूर करते थे। हस्तशिल्प तकनीकी देने के लिए मजबूर करना, देने के लिए मजबूर करना। यहाँ से कच्चे माल का निर्यात होने लगा, यहाँ से कच्चे माल का निर्यात होने लगा, कच्चे माल का निर्यात होने लगा था, कच्चे माल का निर्यात। फिर वहां से क्या हुआ कि तैयार माल बन कर आना शुरू हो गया, तैयार माल बनकर आना शुरू, तैयार माल बनकर आना शुरू हुआ। और इस तरीके से एक संगठित प्रक्रिया के तहत क्या होता है कि 1757 और 1764 की जो दो युद्ध, प्लासी और बक्सर इन्होंने जीता, उस जीत के बाद संगठित तरीके से भारत का शोषण करना शुरू कर दिया था। और यह जो शोषण की यह प्रणाली थी, इस तरीके से जो उपनिवेशवाद का प्रथम चरण है 1757 से लेके 1813 तक, इस पूरे चरण में जो है बदस्तूर जारी रहा, बदस्तूर जारी रहा, ठीक है ना। अब 1813 से लेके जो 1860 तक का, या 1857 भी आप कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकली 1860 तक, ये जो उपनिवेशवाद का दूसरा चरण है, तो इस उपनिवेशवाद के दूसरे चरण में प्रवेश करने के लिए जो उत्तरदायी कारक था, वह कुछ भारतीय परिस्थितियां थी, कुछ भारतीय परिस्थितियां थी, जिसने इनको प्रथम चरण से दूसरे चरण में जाने के लिए मजबूर किया था। और भारतीय परिस्थितियों से भी ज्यादा उत्तरदायी थी ब्रिटेन की आंतरिक परिस्थितियां, ब्रिटेन की आंतरिक परिस्थितियां। तो ब्रिटेन की जो आंतरिक परिस्थितियां थी, ये इनको सेकेंड फेज में ले जाने के लिए मजबूर करता है। और ब्रिटेन की जो आंतरिक परिस्थितियां क्या थी, भारतीय परिस्थितियां क्या थी, इन दोनों का ही परिणाम था कि हम दूसरे चरण में पहुंच जाएंगे 1813 से 1860 तक चलने वाले चरण है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्री ट्रेड का चरण, या जिसको हम लोग कहते हैं मुक्त व्यापार का चरण। इसमें हम लोग पहुंच जाएंगे। तो मुक्त व्यापार का जो चरण होगा, कैसे इसमें प्रवेश करेंगे, इस चरण की क्या क्या विशेषता होती है, इस टॉपिक पर हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक पर क्या करेंगे, अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक आप इस लेक्चर को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इतनी कॉन्सेप्चुअलाइज दे दिया, आपने कई सारा लेक्चर देखा होगा मॉडर्न इंडिया का, आप एक बार तुलना कर लेंगे कंटेंट के क्वालिटी का, कि हम जो आपको दे रहे हैं वो और अन्य जो आपको कहीं मिला है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्वालिटी से पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगले लेक्चर में जो मुक्त व्यापार की नीति और जो वित्तीय पूंजीवाद होता है, हम उस पर आपके साथ चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तब तक आपको कमेंट का इंतजार है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब। आपका जितना ही शेयर, सब्सक्राइब, लाइक आएगा, मैं उतना ही बूस्ट होऊंगा, मेरे अंदर जितनी एनर्जी आप लोग भरेंगे, मैं उतना ही आपके लिए कॉन्सेप्टुअलाइज टॉपिक बेहतर इंटरप्रिटेशन के साथ आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। और आप तो सभी लोग अनअकैडमी का जो 18 फरवरी से बैचेज शुरू हो रहा है, इस 18 फरवरी से बैचेज में जो 2022 के लिए 1 साल का है, जो 2023 के लिए 2 सालों का है, जो एनसीईआरटी आधारित प्रीलिम्स फोकस बैच है, इसमें से किसी भी बैच में सब्सक्रिप्शन लेके अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और अनअकैडमी के मार्गदर्शकों के नेतृत्व में आप जो है सो अपनी अनअकैडमी के मार्गदर्शकों के नेतृत्व में आप अपना सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। और नेक्स्ट जो अनअकैडमी का समिट 2 हो रहा है, ये 20 और 21 फरवरी को हो रहा है। तो आप इसमें इनरोल करें, अपने आप को रजिस्टर्ड करें। और जब आप अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे, तो देश के जाने माने ब्यूरोक्रेट्स, राजनीतिज्ञ, खेल के महान हस्तियां, पर्यावरण, विज्ञान, सामाजिक एक्टिविटिस्ट, सभी से मिलने का, रूबरू होने का अवसर मिलेगा। और प्रशासन के क्षेत्र में क्या चुनौतियां होती है, कैसे आपको टेकल करना होता है, कैसे यूपीएससी क्रैक करें, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। और नेक्स्ट जो अनअकैडमी का कॉम्बाट है, वो 28 फरवरी को है। इसकी टाइमिंग जो है वो 11 AM में है। तो आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करके इसमें अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। और जब आप इनरोल करेंगे, जो कंटेस्ट फॉर्मेट जो है ये 45 मिनट का होता है, इसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, रिलेटिव स्कोरिंग होती है। इन सब में आपको पूरे देश के स्तर पर पार्टिसिपेंट इसमें शामिल होते, तो आपको पूरे देश के स्तर पर अपने प्रिपरेशन को जज करने का अवसर मिलेगा। और फिर कई सारे एक्साइटिंग प्राइजेज आपको जीतने का अवसर मिलेगा, जिसमें अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी है, ये भी ख्याल रखेंगे।
तो आप इसमें ज़रूर इनरोल करें और इस वीडियो को सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोग बेनिफिट उठा सकें। और 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा रेफरल कोड प्रयोग करना ना भूलें, शंकर वाईटी, और आप प्लस कोर्स में उसके बाद मेरे साथ जुड़ जाएंगे। तो सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। मिलते हैं अगले लेक्चर में मुक्त व्यापार के चरण और वित्तीय पूंजीवाद के साथ।